गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम वैदिक बाइट्स में और हम हैं आपके साथ बिंदु चावला। दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में सोचते हैं कि हमारा आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होना चाहिए और उसके लिए हम सहायता लेते हैं एस्ट्रोलॉजर्स की। अ, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी बहुत तरह की होती है। अ, आज जिस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है हस्तरेखा या फिर हाथों की रेखा हमारे भाग्य को कैसे बदलती है या फिर वाक़ई में जो हमारी रेखाएँ होती हैं वो अ, हमारे भाग्य को बदल सकती हैं या हम उससे पता कर सकते हैं कि हमारे आगे आने वाला जीवन कैसा रहेगा? बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, लेकिन उसका जवाब हमें कौन देगा? बीना गुप्ता जी। चलिए स्वागत करते हैं बीना जी का। बीना जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। बीना जी आज हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं। उसके जवाब हम लेंगे लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रोग्राम की शुरुआत करिए। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत गायत्री मंत्र से करेंगे क्योंकि गायत्री मंत्र हमें कहीं न कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है। तो जहाँ की आप बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए हमारे पास समय अपनी बुद्धि भी होनी चाहिए ताकि हम उसको समझ सकें। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, परम पिता परमेश्वर के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसे ही टॉपिक पर जो जिसपे कहा जा सकता है कि हम सभी विश्वास करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीना जी एक एक्सपीरियंस प्राणिक हीलर हैं और देश-विदेश में बहुत सारे इसके बहुत सारे उन्होंने लोगों को ठीक किया है। इससे ही हमारी बहुत कहते हैं ना फिजिकल हेल्थ होती है या फिर हमारी मेंटली हेल्थ होती है, उसे ठीक किया है। और अगर आप भी बीना जी से जुड़ना चाहते हैं, तो आप बीना जी से सीधा जुड़ सकते हैं। नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, अपने विचार लिख के भेज सकते हैं हमें, सवाल लिख के भेज सकते हैं और जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हैं। बीना जी सबसे पहले सवाल ये उठता है क्या एस्ट्रोलॉजी या फिर हमारा भाग्य या फिर हमारे आने वाला जो जीवन है, हम उसका अपने शरीर के अंगों से पता लगा सकते हैं क्या? देखिए जो भारतीय संस्कृति है उसमें क्या है कि जो हमारे शरीर के चिन्ह है, कहते हैं आज भी देखिए भारतीय संस्कृति के आज का विज्ञान भी कहता है कि जो इंसान की पर्सनैलिटी है वो एक इंसान के बारे में बताती है कि उसका कैसा स्वभाव होगा। और हमारे यहाँ तो ये प्राचीन काल से ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई है कि उस वो देखकर बता देते थे कि इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, ये क्या इसके मन में क्या चल रहा होगा या इसके आने वाला भविष्य कैसा होगा। उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती थी। और देखिए हमारे अब छोटे से छोटे टाउन में भी जाते थे जहाँ की मतलब कुछ ही फैमिलियाँ रहती होंगी, जिन्हें कि अनपढ़ कहा जाता था। लेकिन वो लोग भी क्योंकि वहाँ पशुपालन होता था हमारे यहाँ, तो पशुपालन में वो चाहे उनका कोई घोड़ा हो, गाय हो, भैंस हो, ऊँट, बैल कुछ भी हो, वो उनके अंगों की बनावट को देखकर कि उनकी बॉडी की बनावट को देखकर उनका शरीर किस तरह का बना हुआ है, उसे देखकर वो बता देते थे कि ये जो पशु है, ये किस नस्ल का है। इसके गुण, कर्म, स्वभाव कैसे होंगे, ये कितना दूध दे सकता है अगर दूध देने वाला है जानवर तो। वो सब कुछ बता देते थे। मतलब कुछ अपवादों को छोड़ दो जैसे भई 10% तो हर जगह एक्सेप्शनल हो जाता है कि गलत भी निकल सकता है और सही भी निकल सकता है। लेकिन वो 90% ठीक ही निकलता था और आज भी है। तो इसी तरह से जो मनुष्य की जो पर्सनैलिटी है, उसका जो बनावट है शरीर की, उसको देखकर उसके भीतरी गुणों को जाना जा सकता है क्योंकि अभी तो साइंस भी बोल रही है इस चीज़ को। लेकिन जो हमारे जो जो शरीर शास्त्री हैं या मतलब विज्ञान है आज, वो भी क्या कहता है कि जो हमारे मस्तिष्क में ज्ञान तंतु हैं, वो हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, तभी तो जो भी हमारे विचार और हमारे माइंड में गया, वो एकदम से एक्शन के लिए ऑर्डर देता है और हमारी बॉडी एक्शन में आती है।
ठीक है ना? लेकिन इसकी जो सबसे ज़्यादा ज्ञान तंत्र है वो क्या होता है? हमारे हाथों में होता है, पाम्स में होता है, ठीक है? तो इसलिए देखिए वैद भी देखिए हमारे जो पाम्स के बिल्कुल नीचे होती है नाड़ी होती है, उसको देखकर या जो अच्छे चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, वो नाखूनों को देखकर पहले हम जब छोटे थे बचपन में, तो नाखूनों को देखते थे या टंग को देखते थे कि आपकी टंग कैसी है। उसे देखकर बता देते थे कि क्या रोग होगा मतलब उन्हें पता लग जाता था और वो उस रोग को ठीक कर देते थे। अगर इसी तरह से अगर हम अपने हाथ की रेखा को ध्यान से देखें, तो हम देखेंगे कि हमारी हाथ की रेखाएँ भी बदलती रहती हैं, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं कि जैसे बचपन में थी। 10 साल बाद मतलब वो बदल रही हैं। इवन दो हम 7 इयर्स का भी बोल सकते हैं कि जैसे हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि हर 7 इयर्स में एक साइकिल हमारा चेंज होता रहता है। तो ये हमारी रेखाएँ बदलती रहती हैं। क्यों बदलती हैं? क्योंकि जैसा मनुष्य का मन स्थिति होगी कि इस वक़्त उसके मन में क्या है, अच्छे विचार हैं मतलब पॉजिटिव है और नेगेटिव है। उसके अनुसार उसकी मन स्थिति बदलेगी और उसी के अनुसार उसकी जो हाथ की रेखाएँ हैं, वो भी बदलती रहेंगी। इसलिए जो ये बदलाव होते हैं हाथ की रेखा में, उनमें एक बहुत कहते हैं गूढ़ रहस्य कि मतलब जिनको कि कोई समझने वाला ही समझ सकता है, वो छिपा रहता है। लेकिन जैसे अगर उसको पता लग गया कि मेरी हाथ की रेखाएँ नेगेटिव उसमें चल रही हैं, अगर वो अपने स्वभाव में परिवर्तन करता है, बदलाव लेकर आता है, तो क्या होता है कि ये हाथ की रेखाएँ भी बदलेंगी। कोई इंसान पॉज़िटिव है, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन किसी भी वजह से परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती हैं लाइफ़ में, वो नेगेटिव में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, तो उसकी हाथ की रेखाएँ भी बदलेंगी। परंतु क्या होता है कि हमारी मन स्थिति तो आज की आज बदल गई। जैसे किसी ने कोई गलत काम किया, अकॉर्डिंगली जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली सामने वाले ने गलत किया और उसे गुस्सा आ गया, तुरंत आ गया। लेकिन वो तुरंत हमारी हाथ की रेखाएँ नहीं बदलेंगी। कोई कहे कि हमारी हाथ की रेखाएँ तो बदली ही नहीं है। इनमें समय लगता है। अक्सर हाथ क्या होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मुलायम होता है, किसी कहते हैं बहुत सॉफ्ट हाथ है और किसी के एकदम से कैड़े होते हैं। मतलब थोड़ा टफ लगता है कि इसके हाथ मतलब ऐसे हैं जैसे कोई मज़दूर के हाथ हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसे वो जो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेहनत करने वाले के हाथ भी कोमल हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है जिसके सॉफ्ट हाथ होते हैं, कोमल हाथ होते हैं, वो व्यक्ति क्या होता है धनी होता है मतलब धनवान होता है, भावुक होता है, कि इमोशनल होता है, आराम पसंद होता है और लेकिन वो कहते हैं हमारे यहाँ अच्छा बोलो, मधुर बोलो, प्रिय बोलो। तो वो मधुरभाषी होता है, लेकिन उसका मन है जो चंचल होता है और वो मन में अपनी बातों को छुपा भी सकता है, सबसे बड़ी बात है। ये खुशी होने में फूल जाते हैं, तो छोटी-सी बात में ही परेशानी से डर भी जाते हैं। लेकिन जिनका हाथ कठोर है, वो क्या होगा साहसी होंगे और खतरनाक जो कितना भी काम हो, कितना भी डिफ़िकल्ट काम हो, कितना भी डेंजरस काम हो, उसको भी ये कर लेंगे, उसमें भी इनकी इंटरेस्ट रहेगा। यानी जो हमारे हाथ की बनावट होती है, उसी से ही हम ठीक हो जाते हैं। मतलब हमारे भाग्य का पता लग सकता है सब चीज़ें। पर ऐसा कैसे कि हाथ की बनावट हमारे भाग्य को बदल दे? नहीं, बदलती नहीं है देखिए वो तय करती है कि मनुष्य का भाग्य कैसा होगा। क्योंकि बदलना तो मनुष्य के अपने अंदर है। वो अपना भाग्य स्वयं ही बनाता है। हमने पिछले कई एपिसोड में बताया है कि मनुष्य अपना भाग्य खुद ही बनाता है। उसे कोई बदल नहीं सकता है। हाँ, लेकिन जैसा उसका मन का स्वभाव होगा, उसकी तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलप होती चली जाएगी। तो हाथ की जो बनावटें हैं, वो 7 प्रकार की मानी गई हैं। देखिए, दो हमने पहले बताया था कि 2 प्रकार के हाथ होते हैं। एक तो सॉफ्ट होगा, एक टाइट होगा मतलब मुलायम होगा, कठोर होगा। लेकिन अब उनकी जो बनावट है वो 7 प्रकार की है। जैसे समकोण, चमचाकार, दार्शनिक, कलाकार या व्यावसायिक मतलब जो कि प्रोफेशनल होते हैं। निकृष्ट, आदर्शवादी या विषम मतलब जैसे समकोण था ऐसे विषम भी हो जाएगा और मिश्रित। इस तरह से 7 प्रकार के हाथ हैं। अब इसमें देखिए, जिनकी हथेली बड़ी होती है किसी की हथेली बहुत छोटी होती है, उसका हाथ भी छोटा होता है। जिनकी हथेली बड़ी होती है, वो साहसी होते हैं, उत्साही होते हैं, पराक्रमी होते हैं। और जो जिनका हाथ छोटा रहता है, छोटे हाथ वाले बातें तो बहुत करेंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, योजनाएँ भी बनाएँगे, पर करेंगे कुछ नहीं। समझने वाली बात है देखिए आप, बहुत मैं आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जिनकी हथेली
मोटी, मुलायम और भारी हथेली होगी, वो क्या होगा? एडिक्ट होंगे, मतलब व्यसनी होंगे, किसी न किसी चीज़ का उन्हें एडिक्शन होगा। लेकिन जिनकी हथेली चौड़ी होगी, वो क्या होगा? उदार हृदय वाले होंगे, भले मन वाले होंगे, वो मतलब सबकी सहायता करेंगे। अब देखिए इसमें जिनकी लंबी और नरम हथेली होगी, वो जैसे अभी बताया था कि सॉफ्ट होगी तो वो क्या होगा? आराम पसंद होंगे, और जब आराम पसंद हैं, तो वो निश्चित रूप से आलसी भी होंगे। जिनकी सूखी और कड़ी होगी, जैसे अभी बताया था कि कठोर जिनका हाथ होगा और पतली हथेली होगी, वो क्या होगा? डरपोक होंगे। जिनके बीचों-बीच गड्ढे जैसी गहराई वाली होगी, वो अपने दुर्भाग्य का ही रोना रोता रहेंगे कि हाय मेरे लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन मजबूत और मुलायम जिनका हाथ होगा, वो साहसी और शूरवीर होंगे। मतलब ये तो आप समझ लीजिए कि जिनका हाथ सॉफ्ट है, वो साहसी है। मतलब लेकिन मजबूत होने चाहिए सॉफ्ट के साथ में, ठीक है? और ढीली, टूटी, बिखरी या जकड़ी हुई हथेली वाले क्या होंगे? काम से जी चुराएँगे। यह हर चीज़ें बहुत छोटा-छोटा सा अंतर है, इसलिए कहते हैं कि हस्तरेखाओं को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि स्लाइटली डिफरेंट है, उनको हमें ध्यान रखना है। गोल हथेली वाले हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, वो दूसरों की कृपा पर ही रहते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया, जैसे हमारे यहाँ अजगर साँप के लिए बोला जाता है कि वो आराम से रहता है, किसी ने मतलब उसको कोई शिकार मिल गया तो खा लिया, नहीं तो पड़ा रहता है। ऐसे मतलब वो दूसरों की कृपा पर पलते हैं कि अगर किसी ने उनके लिए कुछ कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो वैसे ही रह जाएँगे। अब इनमें देखिए जो हमारी उँगलियाँ हैं, उनकी भी बनावटें हमारे भाग्य को तय करती है कि कैसा होगा। उँगलियों में जो हमारे ज्ञान तंतु फैले हुए हैं, वो क्या होता है? हमारे माइंड और आइज़, मतलब मस्तिष्क और नेत्रों से सीधा संबंध रखते हैं। जो इसलिए जो पंजा लड़ाते हैं व्यक्ति, बहुत से लोगों को पंजा लड़ाने का शौक होता है, उनकी क्या होती है? जो नेत्र दृष्टि होती है, मतलब जो नंबर होता है वो और मस्तिष्क है वो कमज़ोर हो जाते हैं। क्योंकि मतलब आपकी जो ज्ञान तंत्र है उसमें लड़ने में उनका फ़ोर्स चला गया, एनर्जी चली गई, तो इसलिए फिर वहाँ एनर्जी नहीं बच पाता है। बहुत से देखे होंगे कि उँगलियों को हिलाते रहते हैं, कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, फिर भी उनकी उँगलियाँ हिलती रहती हैं। इसका मतलब उनके जो माइंड में है कुछ न कुछ उलझन चल रही होती है, कुछ न कुछ मतलब कहीं न कहीं वो उलझे हुए रहते हैं मेंटली। और उँगलियों में ऊपर वाली गाँठ, जो हमारी ये गाँठें होती हैं ना पीछे, तो ऊपर वाली जो गाँठ है, वो हमारी बुद्धि से, और नीचे वाली जो गाँठ है, वो भौतिक वस्तु से संबंधित है। दोनों गाँठें पतली और छोटी होने से भाग्यशाली, और बड़ी हो तो ठीक नहीं है। अधिक लंबी उँगलियाँ वाले श्रद्धालु, कल्पनाशील और फूँक-फूँक कर कदम रखने वाले होते हैं, और छोटी उँगली वाले नास्तिक, चिड़चिड़े, जल्दबाज होते हैं। मोटी उँगलियों वाले के स्वभाव में, मतलब जिनकी मोटी उँगलियाँ होती हैं, उसमें कहते हैं इसमें जैसे कहते हैं इसमें मैनर्स नहीं है, मतलब उद्दटपन। और पतली और जिनकी कोमल उँगलियाँ रहेंगी वो हँसमुख होंगे, खुशमिजाज होते हैं। इसलिए प्रत्येक उँगली की, इनमें देखिए ऐसा नहीं कहेंगे कि सारी उँगलियाँ एक जैसी हों, कोई उँगली मोटी होती है, कोई पतली भी होती है। इसलिए हर उँगली की अपनी अलग पहचान भी होती है। हर उँगली अपनी अलग पहचान रखती है। अब अगर हम बात करें अपने नाखूनों की, जैसे कि हमने चर्चा की थी कि नाखूनों से भी पता लग जाता है। तो नाखूनों को भी हम 4 भागों में बाँट सकते हैं, लंबे, छोटे, चौड़े और पतले। अगर नाखूनों पे किसी के काला दाग आ रहा है, तो वो अच्छा नहीं समझा जाता है। और जो सफ़ेद दाग किसी-किसी के बहुत छोटे-छोटे से सफ़ेद दाग से पड़ जाते हैं, वो इसका मतलब उसको कमज़ोरी है, चिंता है, मानसिक मतलब परेशानी है, उस तरह का है। अंगूठों का जो सफ़ेद अंगूठे में क्या जो नाखून है, उसमें अगर सफ़ेद दाग हैं, तो प्रेम को दिखाता है। लेकिन देखिए, अब देखिए यहाँ सबके नाखूनों के अलग-अलग हैं। तर्जनी उंगली में मतलब वो देशाटन देश में घूमेगा, देश-विदेश की मतलब यात्राएँ करेगा। अगर अनामिका में है, तो क्या करेगा? उसको सम्मान बहुत मिलेगा। कनिष्का में है तो उसे आशाजनक मतलब भविष्य देता है। तो इस तरह से ये हमारा दिखाता है। हथेली और उँगलियों में अगर शंख चक्र हैं किसी के, तो इनका अपना महत्व है। बहुतों के तिल होते हैं, हथेलियों में दिल हैं, उँगलियों पर तिल हैं। तो तिल भी 2 प्रकार के होते हैं, काला और सफ़ेद तिल। जो लाल तिल है वो बहुत ही शुभ होता है और भाग्यवान भी होता है। काले तिल किस स्थान पर है उसके अनुसार वो शुभ और अशुभ फल देते हैं।
तो इन चीज़ों का हमें पता लग सकता है कि मनुष्य का भाग्य किस तरह से बनने वाला है। दोस्तों आप देखिए कि आपका हाथ किस तरह का है, क्या बनावट है और फिर जजमेंट मत कीजिएगा। उसके बारे में किसी से पूछिएगा या फिर हमारे जो बीना गुप्ता जी हैं उनसे पूछिएगा कि कैसा आपका भाग्य है, क्या है, कैसे आपकी हाथ की हथेली आपके भाग्य को बदल सकती है। लेकिन एक बात मेरे मन में आती है कि जो हमारी रेखाएँ हैं, अभी आपने कहा कि वो बदलती हैं, हर बार 7 साल में बदलती है। तो जो बनावट है वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर देती है? देखिए, हाथों की रेखाएँ हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करती हैं। जीवन को प्रभावित करते हैं हमारे थॉट्स, इमोशंस। लेकिन कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। सॉरी। इसलिए मनुष्य के हाथों में, क्योंकि हम 7 ग्रहों को मानते हैं, तो 7 ग्रह इसके मतलब हमारे हाथों में भी मौजूद हैं। 6 ग्रहों का 1-1 और मंगल का 2 स्थान है। कहते हैं यहाँ मतलब हर ग्रह का स्थान है अपने हथेलियों में। तो जिस भी ग्रह का स्थान ऊँचा, क्योंकि हम यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते हैं कि हमारे हाथों के, हम शॉर्ट में बता रहे हैं। इसका डिटेल में हम आगे एक-एक टॉपिक पर अलग से चर्चा करेंगे। तो उसमें हम डिटेल में बताएँगे। तो जिस ग्रह का स्थान ऊंचा उठा हुआ है उसका प्रभाव ज्यादा होता है। जैसे सूर्य का स्थान कहाँ है, हमारी अनामिका जो उंगली है उसकी जड़ में। चंद्र का मणिबद्ध के पास में यहाँ है। मंगल के 2 स्थान है। बुध कनिष्का उंगली की जड़ में है। बृहस्पति हमारे जो तर्जनी उंगली की जड़ में है। शुक्र अंगूठे की जड़ में है, से लेकर ये मणिबंध तक जाता है। शनि का स्थान मध्यमा उंगली की जड़ में है। इस तरह से अब देखिए, हाथ में बहुत सारी रेखाएँ होती हैं। आप अपने हाथों को देखेंगे तो उसमें देखेंगे बहुत सारी रेखाएँ हैं। और मैं आपको मोटे-मोटे नाम बता रही हूँ, मतलब कुछ नाम बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे एक-एक पॉइंट को लेकर। तो इसमें जो रेखाएँ हैं उनके नाम इस तरह से: जीवन रेखा, मस्तक रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, आरोग्य रेखा, विवाह रेखा, संतान रेखा। और मणिबद्ध रेखाएँ हमारे यहाँ, इसके नीचे भी 3 रेखाएँ होती हैं, वो प्रमुख हैं। मतलब बहुत छोटी-मोटी हमारी बहुत सारी रेखाएँ होती हैं, लेकिन ये रेखाएँ हमारी मेन हैं। रेखाएँ अगर सीधी और स्पष्ट होती हैं, तो शुभ होती हैं। दोहरी या शाखा युक्त रेखाएँ अधिक फलदायक होती हैं। किसी के डबल रेखाएँ भी चलती हैं, मतलब उसी में एक अलग से ऐसे होता है। जैसे हम, आप देखिए मेहंदी लगाते हैं तो एक हम रेखा खींचते हैं, उसके पास में एक दूसरी रेखा खींच देते हैं, उसको अच्छा बनाने के लिए। इस तरह से होती है। हृदय रेखा के ऊपर वाली रेखाएँ शुभ और नीचे वाली रेखाएँ अशुभ समझी जाती हैं। हर रेखा का अपना फल होता है। हाथ में कई प्रकार के चिन्ह भी होते हैं। देखिए, किसी के शंख होता है, किसी के चक्र होता है, नक्षत्र होते हैं, दीप होता है, समकोण है, कोण है, त्रिकोण है, त्रिभुज है। ये सब शुभ होते हैं। और दाग या गुणक और चाल अशुभ होते हैं। ये चिन्ह जिस रेखा या ग्रह के पास होते हैं, उसे ये प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। संसार में सभी ग्रह नक्षत्र अपनी-अपनी धुरी पर घूमते हैं और जहाँ से शुरू होते हैं, वहाँ आकर अपना चक्कर पूरा कर देते हैं और फिर वहीं से शुरू होंगे, क्योंकि ये तो साइकिल है। ऐसे घूमेगी, जहाँ से चली थी वहीं आएगी, फिर शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार क्या होता है कि जो हमारा जीवन चक्र है, वो भी एक 7 वर्ष में पूरा होता है। जैसे कहते हैं ना कि पुराने शैल बने, नए शैल बने, मतलब पुराने शैल नष्ट हुए और नए शैल बने। तो जैसी परिस्थिति हमारे पहले वर्ष में रही, तो हम ये मान सकते हैं कि 7वें वर्ष में भी, मतलब उसके नियर बाय वैसी ही परिस्थितियाँ बनेंगी। तो हम ऐसे 7, 14, 21, मतलब 7, 14, 15 के ऐसे हम साइकिल बना सकते हैं और देख सकते हैं कि पहले साल हमारी किस तरह की परिस्थितियाँ रही थी। मे बी पॉसिबिलिटीज़ कि हमारे 7 इयर्स जब हमारा शुरू होगा, तो उसी तरह की पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ-कुछ बनने लग जाएँ। तो अगर ऐसा हो रहा है, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, ताकि जब हम सावधान होंगे, तो निश्चित रूप से हम कुछ ना कुछ उसमें अच्छा कर सकेंगे। इसी तरह से दूसरे वर्ष में जो परिस्थितियाँ बनी हैं, तो वो क्या होगा फिर 8, 15, 22, मतलब 7 इयर्स का गैप आ जाएगा ना उसमें भी। तो हमको इस तरह से देख लेना चाहिए कि उसमें मिलती-जुलती परिस्थितियाँ बनेंगी। इसी प्रकार जो हमारी रेखाएँ हैं,
उनकी जो लंबाई है, उसको भी हम 4 भागों में बाँट सकते हैं। तो उन्हें जैसे एक अमूमन समझा जाता है 100 वर्ष का, हमारे यहाँ 100 वर्ष का जीवन समझा जाता है, इसीलिए देखिए हमारे 4 आश्रम 25-25 साल के बनाए गए हैं। तो 25 अक्स जो रेखा है उसकी लंबाई को हम 4 भागों में बाँटेंगे और 25 वर्ष के हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा जो 25 वर्ष का जीवन कैसा बीता है। नेक्स्ट 25 वर्ष में फिर वही साइकिल फिर से आ सकता है। तो इसलिए हमें वहाँ पर भी ध्यान देना है। तो हर रेखा का 7 वर्ष का चक्र भी देखा जा सकता है। भारतीय शास्त्र में स्त्री का लेफ्ट हैंड और जो जेंट्स है, पुरुष है, उसका दायां हाथ, मतलब लेडीज का लेफ्ट हैंड और जो मेंस का है वो राइट हैंड देखा जाता है। रेखाओं के मिल से भी, जब हम दोनों हाथों की रेखाओं को मिलाते हैं तो इन रेखाओं के मिलने मिलने से भी हाथ की एक आकृति बनती है। किसी की अलग, सबकी अलग अलग होगी, तो उनका अपना फल होता है। जो देखिए अभी हमने उंगलियों को मोटी पतली ये जाना था, उंगलियों में भी हमारे रेखाएं होती हैं, वो मनुष्य के स्वभाव को बताती हैं। अंगूठे में जो रेखाएं होती हैं वो स्वास्थ्य को बताती हैं। तो तर्जनी का जो रेखा है वो स्वभाव को बताती हैं। मध्यमा की रेखाएं ज्ञान को बताती हैं। अनामिका से वैभव और कनिष्का से पूर्व संचित अच्छे और बुरे संस्कारों का पता चलता है। हस्तरेखा का अर्थ है, कुल मिलाकर मैं यही समझ बताऊंगी कि जो कंक्लूजन निकलता है कि हस्तरेखा का अर्थ है कि अपने कर्म पर विश्वास करना, स्थूल और सूक्ष्म कर्म तथा विचारों से के प्रभाव से बदलना ही हस्तरेखा का विज्ञान है। तो ये विज्ञान अगर आपको जानना है या फिर इस बारे में और सारे बहुत सारे सवाल हैं, आपके मन में बहुत सारी दुविधाएँ हैं, तो आप उनको बीना जी के साथ बात करके अपने ख़त्म कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को अपने कहते हैं ना कि आपकी कोई न कोई आपकी चीज़ रह जाती संशय रह जाता है जैसे भी बोला, तो उनको आप ख़त्म कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमारे ओजस सोल यूट्यूब पे चैनल है और आप उसको फ़ेसबुक पे जाकर, यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, उसमें भी आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और अभी टाइम हो गया है हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में। आज हम फ़िज़िकल हेल्थ के लिए कौन-सा टिप लेने वाले हैं? देखिए वैसे तो हम बात कर रहे हैं, हमने बहुत सारी टिप्स पहले भी बताई हैं, मुद्रा, प्राणायाम, बंध के बारे में बात किया है। तो योग है वो हमारे जीवन को बहुत आसान बना देता है। इसलिए ये योग मतलब सब योग मतलब हर चीज़ उसमें आ जाती है। हमारी एक्सरसाइज़ है, प्राणायाम है, मुद्राएँ हैं, आसन है। तो ये सब साधना है, मेडिटेशन है, ये सब हमारे में योग का ही एक पार्ट है और वो बच्चे से लेके वृद्ध व्यक्ति तक मतलब हर एज ग्रुप को करना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा जो शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक कहो या भावनात्मक कहो बैलेंस बनता है। तो आज के समय में अगर हम देखें तो प्रोस्टेट की जो समस्या है वो पुरुषों में, क्योंकि प्रोस्टेट पुरुषों में होता है ज़्यादातर, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्यों? क्योंकि जो खराब लाइफ स्टाइल है कि देर से सोना, सुबह देर से जागना, खान-पान है जो हम ये अपने बाहर का जो खाना है खा रहे हैं या तनाव है, फास्ट फूड है, इन सब की वजह से क्या है कि प्रोस्टेट में युवाओं को मतलब काफ़ी युवा अवस्था में उनको प्रॉब्लम आने लगी है। क्योंकि प्रोस्टेट और कुछ नहीं है, एक ग्लैंड है। वो हमारा एक हार्मोस मतलब द्रव्य उत्पन्न करता है और ये जो प्रोस्टेट है, वो शरीर के जो मूत्राशय है मतलब जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर है, उसके चारों तरफ फैला हुआ होता है। जब वो बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि हमारी यूरिनरी का जो वेसल्स हैं, जिनसे कि हमारा यूरिन पास होता है, उसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे जो यूरिन संबंधी या किडनी संबंधी बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। इसलिए अगर किसी को प्रोस्टेट है और उसे कम करना है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं सुप्त, पादांगुष्ठासन, सिद्धासन, धनुरासन, कपालभाति, गोमुखासन, वीरासन, विपरीत करणी आसन। ये इसके लिए बहुत फायदेमंद है। इससे क्या होता है, प्रोस्टेट वाली जो जगह है और जो पेट की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं और उस जगह पर सूजन नहीं आता है। और अगर योगा कर रहे हैं, तो उसके लिए सावधानियाँ भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपने आप मत करिए।
आप यूट्यूब पे जाइए, सोल यूट्यूब पे ओजस सोल यूट्यूब पे जाइए, उस पर देखिए, उसके बाद आप अपने योगासनों को कीजिए, क्योंकि सावधानी बेहद ज़रूरी है। बीना जी, आपने इतने अच्छे से हमारे व्यूअर्स को समझाया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। दोस्तों, हम हमेशा यही कहते हैं कि हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपकी हेल्थ को अच्छा कर सकें, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो या फाइनेंशियल हेल्थ हो। कोशिश करते हैं कि हर तरह से हम आपको आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। और कहा जाता है कि पॉजिटिव सोच और सही डायरेक्शंस में काम करना बेहद ज़रूरी है, और उसके लिए आपकी सहायता करता है ओजस सोल। तो आप वहाँ जाके हमारे प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर और फ़ेसबुक पर जाकर भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आप जुड़ सकते हैं सीधा टीना जी से। नीचे नंबर दिया जा रहा है, ईमेल आईडी दिया जा रहा है, उस पर आप सीधे कनेक्ट कर सकते हैं बीना जी से। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।